हेलो दोस्तों। लास्ट के वीडियोस में अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने एक सीन क्रिएट कर दिया था, उसके अंदर मॉडल्स भी हमारे डाल दिए थे। ठीक है, सब कुछ बढ़िया जा रहा था। उसके अंदर एक चीज़ जो मिसिंग थी, हमारे कंट्रोल्स जो थे, मतलब जो प्लेयर था वो मूव नहीं कर पा रहा था। ठीक, तो आज के इस वीडियो में मैंने वही डिस्कस किया है कि अगर हमें अपने प्लेयर को मूव करवाना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डेमो दिखा देता हूँ। तो ये हमारा प्लेयर है। ठीक है, अभी देखो मैं जहाँ पर भी क्लिक करके माउस ड्रैग करूँगा तो उस हिसाब से ये डायरेक्शन चेंज कर लेगा। ओके, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एक थर्ड पर्सन शूटर गेम के अंदर भी होता है, तो उस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको डेवलप किया है। आप किसी भी डायरेक्शन में पहले तो देख सकते हो, उसके बाद अगर आपने मूव करना है तो वही आप फॉरवर्ड एरो प्रेस करोगे तो ये उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। अभी कितना मूव कर रहा है, इसकी स्पीड कितनी है, वो आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप मूव नहीं करना चाहते, अगर आप भागना चाहते हो, मैंने आर के ऊपर इवेंट लगाया हुआ है, जैसे ही मैं आर को प्रेस करूँगा ये भागना शुरू कर देगा। डायरेक्शन में अपनी सेट कर ही सकता हूँ, जिस भी डायरेक्शन में मैं भगाऊँगा उसी डायरेक्शन में भागेगा। अब तो ये बेसिक फंक्शनैलिटी है जो हमने क्रिएट की है। इस वाली फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे अपने एंगल्स को देखना पड़ा कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस एंगल पे रखा हुआ है, हमारी रनिंग की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अभी हम कितना रोटेट किए हुए हैं। तो वो सब चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी, तभी जाके इस तरह की इंटरेक्शन आप बना सकते हो। इसको बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ हमने करी है, मैंने सबसे पहले अपने ऑर्बिट कंट्रोल्स को सेट कर दिया। ठीक है, ऑर्बिट कंट्रोल्स को अनेबल करना है। मैंने जूम को इसमें फॉल्स कर दिया, बिकॉज जूम का मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने जूम को कर दिया फॉल्स। और मैक्सिमम पोलर एंगल और मिनिमम पोलर एंगल इसको मैंने बंद कर दिया, ताकि हम वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर नीचे नहीं देख पाएंगे इसमें। वो मैंने डिसेबल किया, अगर आप चाहो तो अनेबल कर सकते हो, वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद हमारा ग्राउंड सेटअप हो रहा है, ये सारा कोड पहले जैसे है, यहाँ मैंने कोई चेंज नहीं किया है। यहाँ पे चेंजेस क्या हुए हैं वो देखना। सबसे पहले अपने मैश की जो हमने पोजीशन है वो सेट की है। मैश ये वही है जो भी हमने प्लेयर लोड करा है, उसकी पोजीशन मैंने कोई भी रैंडम पोजीशन चूज़ कर ली है। ऐसा नहीं कि मैंने कोई कैलकुलेट किया, यहाँ पे कोई भी रैंडम पोजीशन पे हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ हो सकता है। अब वो सीन में किसी भी जगह पे पड़ा है और हम चाहते हैं कि कैमरा उसी जगह देखे, मतलब उसके पास ही चला जाए। सबसे पहली दो चीज़ होती हैं, एक तो उसके पास चला जाए और दूसरा होता है कि उसको देखे वो सब चीज़ें। तो उसके लिए मैंने क्या किया, कैमरे की पोजीशन सेट कर दी। देखो कैमरे की पोजीशन में मैंने क्या सेट किया है, जो मैश की पोजीशन है उसका एक्स भी उठा लिया मैंने। वाई में मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया, यानी कि थोड़ा सा ऊपर रहे उससे, बिल्कुल मैं चाहता नहीं कि ज़मीन से चिपक जाए, इसलिए मैंने वाई में थोड़ा सा ऊपर उठा दिया। और जेड में मैंने -30 किया है। -30 मैंने क्यों किया हुआ है, बेसिकली मैं चाहता हूँ कि हमारा जो कैमरा है वो ऑब्जेक्ट से थोड़ा दूर रहे, बिल्कुल पास में मैं चिपकाना नहीं चाहता उसको। ठीक है, इस वजह से मैंने इसको -30 कर दिया जेड में से। उसके बाद वही यूजुअल हमारा जो स्केल था वो हमने सेट किया था, एनिमेशन हमने सेट करी थी, ये सारा काम हमारा पहले जैसा ही है। अपडेट के अंदर मैंने क्या किया है, जो हमारे पास एक इफ़ कंडीशन थी जहाँ पे हम अपने मिक्सर को अपडेट कर रहे थे, वहाँ पे मैंने क्या किया, हमारा जो ऑर्बिट कंट्रोल है उसका टारगेट सेट किया है। ऑर्बिट कंट्रोल का टारगेट सेट करने का मतलब क्या होता है, ऑर्बिट कंट्रोल आपको पता होगा वो हमारे कैमरा को कंट्रोल करता है। तो अगर मैं ऑर्बिट कंट्रोल का टारगेट सेट कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपने कैमरा का जो लुक एट होता है, कि हमारे कैमरा कहाँ देखे, वो बता रहा हूँ। अब उसके अंदर मैंने क्या किया है, जो भी प्लेयर की पोजीशन है वो मैंने ले ली। ठीक है, तो प्लेयर की पोजीशन मैंने ली, उसका एक क्लोन क्रिएट किया, बिकॉज अगर मैं क्लोन क्रिएट नहीं करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैं ऐड कॉल करूँगा तो हमारे प्लेयर की पोजीशन भी अपडेट हो जाएगी, वो मैं फ़िलहाल नहीं चाह रहा हूँ। इसलिए मैंने क्या किया, एक नई कॉपी बनाई उसकी क्लोन मेथड का यूज़ करके, और क्लोन करने के बाद मैंने उसमें कुछ ऐड किया है। क्या मैंने ऐड किया है, X0 Y20 एंड Z0। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि अगर मैं यहाँ पे 0 0 0 कर दूँगा तो कैमरा बिल्कुल ज़मीन के अंदर देखेगा, और अगर मैंने Y की वैल्यू ज़्यादा बढ़ा दी तो कैमरा मेरा हवा में देखने लगेगा। तो ये मैंने सेट किया है अपने व्यू एंगल के अकॉर्डिंग, जैसा व्यू एंगल मुझे चाहिए था। उसके बाद हमने क्या किया, हमारा जो प्लेयर है उसकी रोटेशन सेट करी है। अब देखो आपको पता होगा, जो ऑर्बिट कंट्रोल होता है वो कैमरा को कंट्रोल करेगा तो उसकी रोटेशन को भी कंट्रोल करेगा। ठीक, तो ऑर्बिट कंट्रोल से मैं बोल रहा हूँ कि जो भी तुम्हारा अभी एंगल बन रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये एजीमुथल एंगल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बेसिकली यहाँ पे मैं यही बोल रहा हूँ कि जो भी तुम्हारा अभी एंगल बन रहा है वो मुझे दे दो। उसमें मैंने पाई ऐड किया। पाई ऐड मुझे इसलिए करना पड़ा बिकॉज ये थोड़ा सा ना ऑफसेट ले रहा था, तो एज ऑफसेट मुझे ऐड करना पड़ा इसको, बिकॉज अगर नहीं करूँगा तो वो साइड में से कोई देखेगा और वो मैं नहीं चाह रहा था। तो मैंने इसमें थोड़ा पाई एंगल ऐड कर दिया अपनी तरफ से। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, अपनी रोटेशन सेट कर दी। देखो एक्स में 0 है,
जेड में 0 है, मैं एक्स और जेड में नहीं घुमा रहा हूँ प्लेयर को, मैं सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग घुमा रहा हूँ, यानी कि वो अपने चारों तरफ आसपास ही घूमेगा, ऊपर नीचे ना घूमे। मैंने उसके हिसाब से रोटेशन सेट करी है। उसके बाद हमारे जो कीबोर्ड के इवेंट थे वो मैंने यहाँ पे सेट किए हैं। ठीक, ये भी हमारा पहले जैसा ही है। जो लास्ट में मैंने आपको एक चैलेंज बताया था, ठीक है, कि कैसे हम मल्टीपल कीज़ के साथ काम करेंगे, तो वो मैंने ऐड कर दिया है। बट बिकॉज ये एक चैलेंज था इसलिए मैं ये आपको नहीं बताऊंगा ये मैंने कैसे किया। ठीक है, अगर आपको समझना है आप पिछली वीडियो में देखिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा डिटेल कि मैंने क्या हिंट दिया था इसके लिए। और आई होप आप कर भी लोगे इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था ये काम, मैंने पूरा हिंट आपको दिया था वहाँ पे। तो वो अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो जैसे ही 38 हो रहा है, 38 मतलब फॉरवर्ड एरो जैसे हम प्रेस कर रहे हैं, ठीक, तो हम देख रहे हैं कि हमारी वॉक वाली जो एनिमेशन है अगर वो इज़ रनिंग है, यानी कि अभी करंटली चल रही है, तब तो कुछ नहीं करना। ठीक, लेकिन अगर मैंने यहाँ नॉट लगा दिया है, नॉट लगाने से क्या होगा कि जब वो नहीं चल रही तो हमने क्या करना है, हमने उस केस में करना है प्ले वाले एनिमेशन को प्ले कर दो, रन वाली को स्टॉप, आइडल वाली को स्टॉप। और क्योंकि हमारी जो फॉरवर्ड की है वो प्रेस हो ही रही है, ठीक, तो हमने अपने कैमरा और प्लेयर दोनों को आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव कर दिया। ठीक, और यहाँ पे हमने क्या किया है, जो हमारा की डाउन 82 का मतलब था जो मेरी आर की है, ठीक है, जैसे ही मैं आर प्रेस करूँगा तो वो जो हमारी रन वाली एनिमेशन है उसको चेक करेगा कि क्या अभी वो चल रही है, अगर नहीं चल रही तो उसको चलाएगा और बाकी दो को स्टॉप कर देगा, और उस केस में भी वो ट्रांसलेट कर देगा। अब ट्रांसलेट मैंने किया है जेड एक्सिस के अलावा। अब आप सोचोगे कि पूरे वर्ल्ड में जेड एक्सिस कहाँ होगा, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जेड एक्सिस जो है ये प्लेयर और कैमरा के पास जो है वो लोकल ही कर रहा है, मतलब लोकल उनका जो भी एक्स और वाई बन रहा है, वर्ल्ड का एक्स और वाई अलग हो सकता है, बट कैमरे का जो भी एक्स और वाई है, यानी कि कैमरे में बोल रहा हूँ अगर आगे की तरफ जा, ठीक है, तो ये आगे की तरफ जाएगा, और कैमरे का आगे सिर्फ कैमरे का आगे वाला पार्ट ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में कुछ और था वहाँ पे कुछ और था, इसकी टेंशन मत लेना। ठीक, अगर आप प्लेयर डॉट ट्रांसलेट जेड कर रहे हो तो वो जेड की उसकी जो फ्रंट डायरेक्शन होगी उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक, तो इतना आप ऐड कर दोगे आपका प्लेयर मूव करने लग जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा आपको, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें थी, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं थी। दिक्कत कहाँ पे आती है इस तरह की चीज़ें बनाने में, एंगल समझ में नहीं आते हमको, किस डायरेक्शन में ट्रांसलेट करना है वो समझ में नहीं आता। एक बार वो आपको समझ आ गया, उसकी प्रैक्टिस आपको हो गई, उसके बाद ये सारा काम आप किसी और लैंग्वेज में भी कर सकते हो। कोई यूनिटी के अंदर करना है, अनरियल के अंदर करना है, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी फ्रेमवर्क हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई मैटर नहीं करता। बस ये एंगल्स और डायरेक्शंस की जो समझ है वो एक बार आपको आपकी बन जाए, उसके बाद आप एक अच्छे गेम डेवलपर बन जाओगे। सो थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।